दोस्तों कुछ दिनों से सर्दी के कारण थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी और आजकल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है, दिन बहुत छोटा हो रहा है। इस वजह से स्टोरी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपसे डेली बनाने की कोशिश करूँगी और तबीयत भी बेहतर है। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो कमेंट भी करना। आप देख रहे हैं टूटी रूह का रिश्ता एपिसोड नंबर 12। जशन मनीषा को घूर रहा था, जबकि मनीषा तो गालों पर हाथ रखे बस रोई जा रही थी। वो हर बार जशन के करीब आने की कोशिश करती, लेकिन करीब तो जशन उसे आता था, पर उस पर सिर्फ हाथ उठाने के लिए। जब जब उसके अति के खिलाफ कोई साजिश रची है, तब तब उसे जशन के हाथों का थप्पड़ ही मिला है। रागनी जी ने जशन को गुस्से से रोका, लेकिन जशन ने उल्टा उन्हें ही सुना दिया। अब उसने फिर से मनीषा की तरफ घूर कर देखा और बोला, अभी के अभी सामान पैक करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। जो मेरे ही घर में पैक रहकर मेरे ही घर जलाने की कोशिश करे, उसको तो मैं दुनिया में रहने ना दूं, घर में रहना तो दूर की बात। और तुम। अब वो नियति की तरफ घुमा और उसे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, हम दोनों का शादी का रिश्ता खत्म हो चुका है और उसके साथ ही दोस्ती का भी, क्योंकि जो चीज़ मेरी बीवी को पसंद नहीं है आए, वो मैं हरगिज नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से अति का दिल दुखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। और आप। वो रागनी जी की तरफ देखने लगा, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही रागनी जी बोली, अब ये मत कहना कि तुम्हारी बीबी को मुझसे भी प्रॉब्लम है। सुना था शादी के बाद औलाद माँ की नहीं रहती, लेकिन तुम तो बहुत ही जल्दी बदल गई। अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, और तुम्हारी बीवी तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने लगी और ज़्यादा प्यारी हो गई। जशन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मेरी बीवी मुझे कितनी प्यारी है इसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता। आप मेरी माँ, इसीलिए आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आइंदा ध्यान रखिए कि मेरी बीवी को इस घर में कोई भी तकलीफ हुई तो मैं चैन से किसी को भी नहीं रहने दूंगा। उसकी बातों में एक वार्निंग थी जो रागनी जी अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए उसने चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन जशन बिना किसी की परवाह किए अपनी बात कहकर वहां से चला गया। मनीषा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने गुस्से में जाकर अपने कमरे में सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया। उसके खुद के भी बाल बिखरे हुए थे, और फिर अपने चेहरे से सारा मेकअप हटाते हुए आईने के सामने आई और बोली, क्या कुछ नहीं किया मैंने जशन जी को पाने के लिए। उसके भाई से शादी की ताकि उन्हें उनके आसपास रह सकूं। सोचा था जितना उसके करीब रहूंगी उतनी ही उसके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ उनकी नफरत ही मिलती है। वो कल की आई लड़की उन्हें इतनी प्यारी हो गई कि मैं जो इतने वक्त से उनको चाह रही हूँ, उनका उनको प्यार कर रही हूँ, उनकी उन्हें कद्र ही नहीं। सोचा था वो लड़की उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो नियति को भी किसी तरह यहाँ से बाहर फेंक दूंगी और फिर सब कुछ मेरा होगा, लेकिन सब खराब हो गया। पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उसके चेहरे, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, जशन जी सिर्फ मेरे हैं और उन्हें मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, एक अलग ही जुनून था। नियति और रागनी दोनों के चेहरे का ही रंग उड़ा हुआ था। रागनी ने नियति की तरफ देखा और खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ बोली, अब ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़कर कुछ बड़ा करना होगा। ऐसे धमाका करना होगा जिसे ये घर सिर्फ चलेगा ही नहीं, तबाह हो जाएगा। ऐसा क्या करने की सोच रही हैं आप? नियति ने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा तो रागिनी व्यंग से बोली, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। तुम्हें मैंने इस घर में इसीलिए बुलाया था ताकि उस लड़की को इस घर से बाहर निकाला जा सके, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो वो लड़की यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो गई। आप मुझे सुना रही हैं या बता रही हैं? आपने ऐसा क्या किया है जो आज तक, जिसे तबाही ही तो दूर जश्न की जिंदगी में हल्का सा धुआं उठा हो? मैं तो चलो फिर भी उनकी एक्स वाइफ हूँ, लेकिन आप तो उनकी माँ हैं। सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो है ना। उन उसने तो आपको भी बाहर का रास्ता दिखाया दिया। रागनी जी ने घूर कर उसे देखा और बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, आपको सच का आईना दिखा रही हूँ। अपना आईना तुम अपने पास रखो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब जो भी करना होगा मैं खुद करूंगी। रागनी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा तो नियति उसे देखती रही। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अति को अभी तक होश नहीं आया था। जैसन अभी भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा था। कभी उसके चेहरे पर उदासी और दर्द तैरने लगता तो कभी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ठहर जाती। जब से अति उसकी जिंदगी में आई थी तब से आज तक उसके साथ बिताए सारे लम्हे उसकी आंखों के आगे बार बार चल रहे थे। उसका रूठना, मनाना, बच्चों की तरह बातें करना और कभी कभी समझदारी दिखाना, छोटे छोटे बातों पर खुश हो जाना और अजीब सी जिद करना, हर एक खूबसूरत पल उसकी आंखों के आगे जीवन जीवित होता जा रहा था। अचानक ही उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले और वो अपनी आंखें नीचे पर्स पर एक टक टिकाते हुए बोला, कर लो जितनी परेशान कर तुम्हें मुझे करना है, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा तो बहुत गलत सोच रही हो। अगर वो महादेव भी सामने आ जाए तो तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। वो या तो हम दोनों को जिंदगी दे सकते हैं या मौत दे सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन उससे पहले उन सभी को अपने हाथों से मारूंगा जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। डॉक्टर आदि का चेकअप करके आए तो जशन भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके साथ ही अंदर आया।
और कितना वक्त लगेगा मेरी बीबी को होश में आने के लिए? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अभी अति को होश में लेकर आइए। जशन जब धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल खो रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने अति का चेकअप करने के बाद जशन की तरफ देखा और बोला, देखिए मिस्टर शेखावत, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन आप भी हमारी बात समझिए। आपकी बीबी खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी हालत अभी भी श्योर नहीं है, और हम जितना कर सकते थे हमने उतना कर दिया। इसके बाद हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी मेरी बीवी होश में चाहिए, वरना मैं आप सबको बेहोश कर दूंगा, जशन ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा। लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं, उसके दिल की तड़प भी थी। प्लीज़ मिस्टर शेखावत, आप गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। पेशेंट के आसपास ऐसा माहौल रहेगा तो उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। खुद को शांत रखिए और थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही आपकी पत्नी को होश आ जाएगा, डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा। तो जशन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर बाहर आ गया। वो गुस्से में एकदम बनाया हुआ था। उसने बाहर आते ही जोर से दीवार पर अपना पैर दे मारा। डॉक्टर ने उसे ऐसे करता देखा तो उसे रोकने की बजाय वहां से निकल लिया, क्योंकि कोई पता नहीं कब दीवार की जगह जशन उन्हें अपने पैरों से मारने लगे। मुश्किल से वो शांत हुआ था, कहीं फिर से उसके सिर पर पागलपन का भूत न सवार हो जाए। जशन ने 2-3 गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। खुद को नॉर्मल करने के बाद वो फिर से अति की वार्ड में चला गया। अति बिस्तर पर एकदम बेजान सी पड़ी थी, और उसे इस हालत में देखकर पत्थर जैसे दिल वाला जशन को भी दर्द महसूस हो रहा था। वो उसे बिल्कुल करीब गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मैं जानता हूँ मेरी बेबी डॉल मेरे गुस्से से नहीं, मेरे प्यार से हार मानती है। बहुत हुआ तुम्हारा नाराज होना, अब तो मान जाओ ना। दर्द हो रहा है इस दिल में, अपनी आंखें खोलकर बस एक नज़र मुझे देख लो, मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा, उसने कहा। और फिर उसे हल्का सा एक तरफ करके खुद बिल्कुल उसके करीब लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कभी सोचा नहीं था कि किसी और की सांसें मेरी सांसों पर हावी होंगी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जिस्म तो मेरे पास है, लेकिन उसमें ज़िंदगी नहीं है। रोता नहीं हूँ मैं, लेकिन जब से तुम्हें इस हालत में देख रहा हूँ, दिल आंसू बहा रहा है, और उन्हें सिर्फ तुम रोक सकती हो। आंखें खोलो ना बेबी डॉल, प्लीज, और दूर नहीं रहना मुझसे, अब रहा नहीं जाता, जसन ने उसे चेहरे को देखते हुए कहा। और फिर हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर अपने होंठ उसके गालों पर भारी भारी से रख दिए, और फिर एक पल रुक कर उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से मोहर लगाना शुरू कर दी। आई लव यू माई बेबी डॉल, आई लव यू सो मच। तुम इतनी दवाइयों को इनकार कर सकती हो, लेकिन अब मेरी सांसें तुम्हारे अंदर घुलेंगी तो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेगी, जैसे ने उसके होठों को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे सहलाते हुए कहा। और फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमना शुरू कर दिया। अति की आंखें फड़क उठी। उसने एक गहरी सांस ली, जो जशन को भी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने उसके होठों को नहीं छोड़ा और लगातार चूमता रहा। तो दोस्तों, आई होप आपने इस स्टोरी को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वैसे तो मैं ये कहानी रोज़ 3 बजे डालने का प्रयास करूँगी, लेकिन फिर भी आप नोटिफिकेशन कर लेना, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। जशन अति के होठों को लगातार चूम रहा था। अति की आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और सांसों में तेज हलचल होने लगी, लेकिन फिर भी जशन उसके होठों को नहीं छोड़ रहा था। वो बिना रुके उसके होठों को लगातार चूमे जा रहा था, जैसे अगर उन्हें चूमना बंद कर दिया तो अति एक बार फिर से बेजान हो जाएगी। इसीलिए जब तक वो पूरी तरह से आंखें नहीं खोल लेती, तब तक तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसके होठों ने अति के होठों पर कब्जा किया हुआ था, तो उसकी आंखों ने अति की आंखों पर अपनी नजरें जमाई हुई थी, और बड़ा इंतजार था उसकी आंखों को अति की आंखों के खुलने का। और धीरे धीरे ही ये इंतजार खत्म होने लगा, जब अति ने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। एक दबी हुई सी जब अति के मुंह से ही निकली तो जशन ने झटके से उसे छोड़ दिया, क्योंकि ये दर्द से लिपटी थी। वो कैसे ना छोड़ता अपनी जान को, ये जानकर कि शायद उन्हें कहीं दर्द महसूस हो रहा है। दर्द हो रहा है ना बहुत, जसन ने व्याकुल होते हुए पूछा। उसकी नजरें उसके चेहरे पर थी, जहां पर बेशुमार दर्द ठहरा हुआ था। लेकिन अति ने हल्का सा अपना सिर नामे हिलाया और धीमे में बोली, नहीं, बहुत मजा आ रहा है। अगर एक गोली और मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, अगर तुमने और बकवास की तो। जशन ने उसके गुस्से में देखा और कहा, तो अति ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। जशन ने उसे घूर कर देखा और मन ही मन बोला, मेरे ज़्यादा प्यार का यही फायदा उठाती हो ना तुम, देखो अब कैसे तुम्हें सजा देता हूँ। अति अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसे इंतजार था कि कब जशन उसे फिर से प्यार करना शुरू करेगा, क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो उसे सिवाय डांट के और कुछ नहीं मिला। इसीलिए इससे अच्छा तो यही है कि वो अपनी आंखें बंद करके सोई रहे। लेकिन अचानक ही उसे अपनी आंखें खोली जब उसे महसूस हुआ कि जशन उसकी दूर हो गया। उसने देखा कि जशन बेड से खड़ा हो गया है और इंटरकॉम से डॉक्टर को फ़ोन कर रहा है। अति भी उसे देखती है। उसके सीने में दर्द हो रहा था, इसीलिए बार बार उसके होठों से निकल जाती है, लेकिन जशन ने तो जैसे कानों में रुई डाल रखी है। उसे उसकी आवाज़ जैसे सुनाई नहीं दे रही है। अब अति ने से रुका नहीं गया। वो जशन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है जानता हूँ, लेकिन जब डॉक्टर आएंगे तो वही दवाई देंगे, लेकिन मेरे दर्द का इलाज तो
आपके पास है ना, एक बार पास तो आइए, अति ने तड़प कर कहा। तो जशन उसकी तरफ देखा और बोला, दूर जाने का फैसला तो तुम्हारा था ना। जशन ने जैसे ही ये बात कही, अति को याद आया कि वो जशन को छोड़कर जा रही थी। साथ ही उसे नियति के प्रेग्नेंट होने और मनीषा की कही सारी बातें भी याद आई, और जशन का भी उन बातों को मानना उसे और भी ज्यादा दर्द देने लगा। उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। उसने रोते हुए अपनी नजरें फेर ली, और उनका यूं नजरें फेर लेना जशन के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा गया। वो उसके करीब बढ़ने लगा कि इतने में ही डॉक्टर आ गए और उन्हें अति का चेकअप करना शुरू कर दिया। जशन लगातार अति की तरफ देख रहा था, लेकिन अब अति ने एक बार भी उसकी तरफ नजर नहीं उठाई। उसकी ये नाराजगी और बेरुखी देख जशन मन ही मन बोला, गलती भी करती हो और नाराज भी खुद ही हो गई। हमारा रिश्ता सिर्फ हमारा है, जब इसे जोड़ने वाले हम हैं तो इसे तोड़ने का हक किसी और को कैसे हो सकता है। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा किसी और की बातों पर यकीन कर सकती हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई सवाल हो तो उसका जवाब तुम सिर्फ मुझसे पूछना चाहिए, और पूछने से भी ज्यादा तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। जब जब अब तक मैं अपने प्यार पर तुम्हें यकीन नहीं दिलवा पाया, तो क्या खाक मेरा प्यार। मुझे मेरी बेबी डॉल नाजुक चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। औरों के लिए वो मेरी ही तरह पत्थर होनी चाहिए, और अगर ये मेरे प्यार से पॉसिबल नहीं होगा तो अब मेरी नाराजगी तुम्हें वो बनाएगी जो मैं तुम्हें बनते हुए देखना चाहता हूँ। अति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जशन की तरफ देखा और बोला, आपकी तरह आपका प्यार भी बहुत ज़्यादा मजबूत है मिस्टर शेखावत, जो इतनी बड़ी मुश्किल भी आसानी से पार कर गया। अमूमन एक गोली लगने के बाद लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, लेकिन इन्होंने तो जिस तरह से कवर किया है, लगता है इनकी हिम्मत और इम्प्रेशन आप ही हैं। इट्स मैजिकल। लगता है सब कुछ जुड़ा है मुझसे, बस एक भरोसा ही नहीं, जशन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर हल्का मुस्कुराते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, आपकी बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इतना बता दीजिए कि क्या अब मैं अपनी बीवी को अपने घर ले जा सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर शेखावत, अभी अभी इनकी सर्जरी हुई है, अभी तो इन्हें थोड़े दिन अंडर ऑब्जर्वेशन ही रहना होगा। आपको जो भी करना है, मेरे घर पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अपनी बीवी को घर पर लेकर जाना है। जशन ने इन्हीं तरीके से कहा कि आगे डॉक्टर के पास कोई जवाब ही ना बचा। उसकी ज़िंदगी को कौन नहीं जानता, उसकी जिद को कौन नहीं जानता। इसीलिए डॉक्टर ने भी निराशा से एक लंबी सांस ली और फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले हमें आपके घर सारे अरेंजमेंट करने होंगे, उसके बाद ही इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। मुझे किसी के घर नहीं जाना, अति ने अचानक ही कहा। तो जशन ने पहले एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ, जो हैरानी से अति को देख रहे थे, लेकिन फिर जशन की नज़रें खुद पर महसूस कर जशन की तरफ देखने लगा और बेवजह ही हंसते हुए बोला, ही लगता है आपकी बीवी नाराज है आपसे। उसकी नाराजगी में खुद देख लूंगा, आपका काम हो गया है ना, अब जाइए यहाँ से। जशन ने आगे से अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एकदम कड़क लहजे में कहा। तो उसका रुबाब देखकर वो डॉक्टर रूम क्या नौकरी छोड़कर ही चला जाए। उसके जाने के बाद जशन अति के करीब आया और बोला, हाँ तो क्या कह रही थी तुम। मुझे नहीं जाना आपके साथ, अति ने नजरें फेरते हुए धीमे से कहा। अगर वो जशन की तरफ देखती तो शायद रो देती, लेकिन जशन की नजरें अभी भी उसके चेहरे पर ही थी। वो उसे देखते हुए ही बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। आप हर बार मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैंने कह दिया मुझे आपके साथ नहीं जाना तो नहीं जाना। सी जशन की उंगली अब अति के होठों पर थी और दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों में उलझ चुकी थी। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, अभी अभी मौत को टक से छू कर वापस आई हो, ज़्यादा जुबान लड़ाओगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। इसीलिए अच्छा होगा कि चुप रहो और मुझे भी चुप रहने दो, क्योंकि फिलहाल ना तुम्हारी जिद अच्छी है और ना ही मेरा गुस्सा। अति की आंखें नम होने लगी और एक वही चीज़ थी जो जशन को पिघला देती थी। वो उस पर से हटा और 2-3 गहरी सांस लेकर फिर से उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी तुम हो और मुझसे प्रेग्नेंट कोई और हो जाएगी। जब तुम्हें पाने के लिए मैं सब्र कर सकता हूँ, तो मेरा ईमान बेसब्र होकर किसी और पर डोल जाए ये मुमकिन ही नहीं। बच्चे तो मेरे जरूर होंगे, लेकिन तब जब मेरी बेबी डॉल उन्हें संभालने लायक हो जाएगी, क्योंकि अभी तो उसे ही मुझे संभालना पड़ता है। जसन की बात सुनकर अति की धड़कनें तेज होने लगी। वो खुश होए या रोए उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या सच में जशन जो कह रहा है वो सच है, लेकिन कल उसने ही तो माना था ना कि अति की जो भी हालत है उसकी वजह से ही है। वो कंफ्यूज थी, जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से जशन को साफ पता चल रहा था। आखिर है तो अति एक बच्ची ही, तो कैसे समझे इन सब बातों को। वो अपना निचला होठ बाहर की तरफ निकालते जशन को ही देख रही थी और लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। तुम्हें मुझ पर यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। जितनी सफाई मैंने तुम्हें दी है, इतनी तो कभी किसी के बाप को भी नहीं दी। पर अगर तुम्हें मन में अभी भी कोई वहम है कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो या मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो भूल जाओ। तुम अति जशन सिंह शेखावत हो, और जैसे ही ये नाम अलग नहीं हो सकता, वैसे ही तुम भी मुझसे अलग नहीं हो सकती। इस बार जशन ने एकदम कड़क लहजे में कहा। तो अति बस उसे देखते ही रह गई। उसका बोलने का लहजा बिल्कुल वैसा था जैसा शुरुआती दिनों में होता था, बिल्कुल उससे भी ज्यादा खतरनाक। अपनी बात कहकर जसन उस रूम से बाहर आ गया। अति बस उसे जाते हुए देख रही थी। क्या सच में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मैं कैसे किसी की बातों पर, ओ गॉड, आकर आपको छोड़कर जाने का सोच रही थी, जबकि मैं ये जानती हूँ कि हमें दूर करने वाले बहुत हैं।
कैसे आप पर विश्वास ना करके किसी और पर विश्वास कर सकती थी मैं? तो आपने उस दिन खुद माना था कि आप, हाँ, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो खुद से ही कह रही थी। जसन ने हॉस्पिटल के बाहर से लेकर अंदर तक हर जगह को अपने बॉडीगार्ड से भर कर रखा था। अति के डिस्चार्ज पेपर रेडी होने में अभी वक्त लगने वाला था और इतने वक्त में जशन को एक और काम निपटाना था। वो हॉस्पिटल के बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गया। उसकी गाड़ी एकदम हवा में चीरती हुई एक बेसमेंट में पहुंची, जहां एक साथ कई आदमियों के रोने की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी, जैसे कोई उन्हें बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द दे रहा हो। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसके चेहरे पर हर बार मुस्कुराहट पड़ जाती जब वो चीखें उसके कानों में सुनाई देती। उसे कार से उतरते ही एक साथ कई आदमियों ने उसे आसपास से घेर लिया, लेकिन उसकी गर्दन और नज़रें झुकी हुई थी, जो बता रहे थे कि वो सब उसी के आदमी थे और उसके बीच चलता हुआ जश्न इस वक्त एक चीते की तरह लग रहा था। आखिर जशन वहां पहुंचा जहां चार आदमियों को नीचे जमीन पर एक एक लोहे की खूंटी से बांधा रखा था और उनका लहूलुहान पैर बता रहा था कि उन्होंने यहाँ से छूटने की नाकाम कोशिश की है। सिर्फ पैर ही नहीं, उसका पूरा जिस्म ही बुरी तरह से घायल था। कहीं से चमड़ी फटी हुई थी, कहीं से उसके जिस्म को जलाया गया था और कहीं कहीं पर एक ही जगह पर इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि सिवाय हड्डियों के वहां और कुछ नहीं बचा था। हाथ पैरों के नाखून अलग किए जा चुके थे और सिर का एक एक बाल खींचकर उखाड़ा गया था। मौत भी इतनी दर्दनाक नहीं होती जितना वो इस वक्त सह रहे थे, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। अभी तो जशन सिंह शेखावत ने उनका सामना होना बाकी था, जो दुश्मनों के लिए दर्द का दूसरा नाम है। जसन उनके सामने खड़ा हुआ था। एक आदमी जल्दी से एक चेयर लेकर आया, लेकिन जसन ने उस चेयर को जोर से लात मारी और बोला, आराम करने नहीं आया हूँ, यहाँ हिसाब करने आया हूँ। उस दर्द को जो इस वक्त मेरी बेबी डॉल को हो रहा है, उसकी आंखों में इस वक्त आग की तरह एक अलग ही जुनून था, जो अब ना जाने किसकी चिता से ठंडी होने वाली थी। तो दोस्तों, इतनी प्यारी और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ये सब एक इमोशन, एक फैमिली बैकग्राउंड से जुड़ी हुई होती हैं। प्लीज़ आप अगर ऐसी कहानियाँ एंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार और केयर कर पाएँ, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है, ना जाने कब किसकी सांसें थम जाए। जसन गुस्से से उन आदमियों की तरफ देख रहा था और अब तक उन आदमियों ने इतना दर्द नहीं बर्दाश्त किया था जितना अब उन्हें डर लग रहा था। डर से वो कांप रही थी। जसन उनकी तरफ बढ़ा और एक के पैर पर अपना पैर रख दिया और उसे पूरी तरह से कुचलते हुए बोला, मौत तो तुम लोगों को आनी है, लेकिन अपनी मौत को आसान कर सकते हो उस शख्स का नाम बताकर जिनके कहने पर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। आखिर में भी तो जानू कौन सा कुत्ता शेर से मुकाबला करने की सोच रहा है। वो आदमी जिसके पैर पर जशन का पैर था, वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसके लिए इस वक्त जशन की किसी राक्षस से कम नहीं था, जो उसकी चोट पर बड़ी बेदर्दी से चोट दे रहा था। मुझे नहीं पता, हमारे पास तो सिर्फ फ़ोन आया था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जसन उसका पैर छोड़कर उसके सीने पर अपना पैर रखकर उसे जूते तले दबाने लगा। वो आदमी अब दर्द से कर्रा भी नहीं पाया, लेकिन जसन इतने पर ही नहीं रुका। अब उसे अपने आदमी को इशारा किया, जिसके बाद वो एक कांच की बोतल लेकर आया, जिसे बाहर से पूरी ब्लैंक थी, इसीलिए समझ पाना मुश्किल था कि उसके अंदर क्या है। जैसन आदमी के ऊपर से हटा तो उस आदमी ने लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस रुक गई जब उसकी नज़र उस बोतल पर गई, और साथ ही साथ उसके साथियों की भी। सबकी सांसें हलक में अटक गई। उस बोतल में एसिड था। जसन उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी बेबी डॉल को गोली मारी तुम लोगों ने। अब तक तो तुम्हें मुझ पर हमला करने की सजा दी जा रही थी, लेकिन अब उस दर्द का बदला लूंगा जो दर्द मेरी बेबी डॉल को हुआ। उसे अगर एक खरोंच लग जाए तो मैं उसे खरोंच को खरोंच से भर दूं। तो तुम लोगों ने तो उसकी गोली मारी थी, तुम्हारा हाल क्या होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। हम बताते हैं सब कुछ। एक आदमी उसकी खुराक खूंखार आवाज़ और नज़रों से डर कर बोला। जसन ने उसकी तरफ देखा। पहले उसकी नज़र उसके चेहरे पर गई और फिर नीचे की तरफ। गीला पर्स बता रहा था कि उसके अंदर जशन का डर किस हद तक बैठ चुका था। जशन व्यंग से मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ा, और इस बार उसने उस आदमी को इशारा किया जिससे पहले की उस तरफ कुर्सी बढ़ाई थी। जल्दी से उस आदमी ने जशन की को कुर्सी ला कर दी, तो जशन किसी महाराजा की तरह उस कुर्सी पर बैठा और सामने जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ वो शख्स किसी तोते की तरह बोलने लगा। धनंजय राय चौधरी। उस शख्स ने अभी एक नाम ही लिया था कि जशन की आंखें बड़ी हो गई। जिन कुत्तों को
उसने सालों पहले ही हलाल कर दिया। लगता है उन्हें फिर से सांसें आने लगी थी। वो शख्स लंबी लंबी सांसें लेते हुए आगे बोला, धनंजय राय चौधरी ने हमें पैसे दिए थे आप पर हमला करने के लिए। उनके ऑर्डर दिया था कि आप किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचने चाहिए। हम लोगों को पैसे की सख्त जरूरत थी, इसीलिए हमने ये काम अपने हाथ में ले लिया। पर हम वादा सूट वो आदमी बीच में ही बोलता बोलता चुप हो गया और उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो नीचे धड़ाम से फर्श पर गिरा। एक गोली उसके माथे को चीरती हुई दीवार से जा लगी। उसकी आंखें भी बंद नहीं हुई और उसके बाकी साथी और चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे। पूरे बेसमेंट के सन्नाटा फैल गया था। आसान मौत का वादा किया था तो वादा पूरा किया और अब इन लोगों को ना मौत आनी चाहिए और न ही सांसें चलनी चाहिए। जैसे ने उन्हें सन्नाटे को तोड़ते हुए अपने आदमी से कहा, जिनके हाथों में अलग अलग एसिड की बोतलें थी। वो लोग जशन से खुद की जान की भीख मांगते इससे पहले ही उन लोगों की दर्द से कराने की आवाज़ उन बेसमेंट में गूंजने लगी और जशन लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। गाड़ी चलते वक्त उसने अपने एक खास आदमी को फ़ोन किया और उसे धनंजय राय चौधरी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा और ये भी कहा कि कल सुबह का सूरज वो आसमान में अपने घर पर नहीं बल्कि जशन की आंखों में उसकी किसी खुफिया ठिकाने पर देखें। उसकी आंखें बता रही थी। थोड़ी देर बाद जशन हॉस्पिटल पहुंचा जहां अति के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी और बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। अति चलने फिरने की हालत में नहीं थी, इसीलिए उसे उसी हिसाब से व्हीलचेयर पर ले जाया गया। घर पर भी सारे बंदोबस्त कर दिए गए थे। अति ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई जहां पर बॉडीगार्ड्स का ढेर लगा हुआ था, लेकिन जसन उसे कहीं नहीं दिख रहा था। अति को वापस घर पर देख सबके मुंह लटके हुए थे, कोई भी कुछ नहीं था और ये बात अति महसूस कर सकती थी, इसलिए उसकी आंखें नम हो गई। इस दुनिया में कोई नहीं है उसका अपना सिवाय जशन के। उसके भाई ने भी उसे पैसों के लिए बेच दिया और बाकी सब भी सिर्फ उसे दुखी देना चाहते हैं और एक जो उसे हद से ज़्यादा प्यार करता है उस पर अपनी जान छिड़कता है। अपने पागलपन की चलते हुए वो उसे ही छोड़कर जा रही थी। कितनी बड़ी गलती कर दी है ना उसने। अपनी जान को नाराज करने के लिए वो मनाए भी तो कैसे। जशन हॉस्पिटल तो आया था लेकिन उसके सामने नहीं आया। घर पर भी वो आया तो सिर्फ नर्स और बॉडीगार्ड उसे घर के अंदर ले आए, फिर वो भी उसे रूम में लेकर आए। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंची उसकी गालों पर ठहरे आंसू सूख गए और होठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधे को बरसों बाद आंखें मिल गई हो। जशन दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने व्हीलचेयर को अंदर लिया और फिर अति को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। जैसे ही वो उसे बेड पर लिटाया कर उसे दूर हटने लगा, अति ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए, थोड़ी देर मेरे पास रहिए। जशन ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो तड़प से भरा हुआ था। उसकी नम आंखें बता रही थी कि इन आंखों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जशन की दीदार के अलावा। वो कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि इन हाथों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी। जशन उन्हें कुछ पल थमा ले। वह चुप रहा तो अति फिर से बोली, नाराजगी जता लीजिएगा लेकिन बेरुखी मत दिखाइएगा। जुदाई से बढ़कर तो नहीं होती बेरुखी। गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अति ने फिर से तड़प कर कहा। तो जशन थोड़ा सा उस पर झुका और बोला, जान ले ली थी तुम उफ तक ना करता जान ले लेती तुम अब तक ना करता, लेकिन जो तुमने किया उसकी कोई माफ़ी नहीं। अति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार जशन पत्थर बन चुका था। अति को यूं ही छोड़ वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अति ने अपना वो हाथ जोर से बेड पर मारा जो एकदम से खिंचाव पड़ने के कारण उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ। लेकिन वो दर्द जो उसके सीने में हो रहा था उसके आगे कोई दर्द उस पर असर नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आगे की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कैसे मनाया गया आखिर हमारी अति जशन को, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों को ढेर सारा प्यार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।